गतिरोध मतलब अ, हमारे प्रोग्रेस को वो हमारे प्रोग्रेस जो होती है उसको ना चिंताएं ना उसमें गतिरोध उत्पन्न करती है। वो हमारी प्रोग्रेस को रोक देती है। इस वजह से, क्योंकि जब हम चिंता करने में अपना समय और अपनी ऊर्जा गवा देते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है वो अच्छे कामों में नहीं लग पाती। ठीक है, तो चलिए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 16। एक मिनट। चलो आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चिंताओं से छुटकारे का मार्ग। जिन कारणों और अभाव से लोग दुखी रहते हैं उनके मूल तक जाए तो यह पता चलता है कि मनुष्य को किसी प्रकार का अभाव उतना दुख नहीं देता जितना उनकी चिंतित रहने की प्रवृत्ति दुख देती है। किसी विषय को लेकर अकारण ही लोग उस पर आशंकापूर्ण कल्पनाएं गढ़ते रहते हैं। अगले वर्ष बच्चे की शादी करनी है, अभी से सोचने लगते हैं कि दहेज के लिए रुपया कहाँ से आएगा, गल्ले और कपड़ों का प्रबंध कैसे होगा, घर गिर रहा है तो रिश्तेदार संबंधी आएंगे तो क्या कहेंगे, उसकी भी मरम्मत करवानी है, इधर नौकरी में भी तरक्की नहीं हो रही, बच्चे की फीस के पैसे देने हैं, आदि अनेकों प्रकार से वह एक ही विषय को लेकर सोच सोच कर दुखी रहता है। इस प्रकार चिंताओं में जलते रहना आज संक्रामक रोग सा बन गया है। ये पूरे हमने जो अभी पैरा पढ़ा ना, इस पूरे में एक बात बताई हुई है जो हम कल के दो स्वाध्याय में हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो है ओवर थिंकिंग। कि हम किसी बात को लेकर वो बात या वो जो प्रश्न है, वो दिक्कत समस्या जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे सोच सोच कर बना देते हैं। ठीक है, तो और उससे क्या होता है, जब एक चीज के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं और उसका समाधान निकालने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उसको समस्या की तरह सोचते रहते हैं, तो वो एक तरह का रोग बन जाता है। हमारे दिमाग को ना बहुत तकलीफ होने लगती है और धीरे धीरे फिर वो ओवर थिंकिंग करते 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 उस प्रॉब्लम को, जैसे तिल का वो पहाड़ बना देता है, और जब पहाड़ बन जाता है तो समस्या वैसे ही ना सुलझने जैसी हो जाती है। इसकी जो लास्ट वाली लाइन है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि गुरुदेव ने क्या कहा है कि इस प्रकार हम चिंताओं में जलते रहना आज संक्रामक रोग सा बन गया है। मतलब गुरुदेव को तब उस वक्त भी पता चल गया था कि लोगों को ना ये चिंताओं में जलते रहना ये ना अच्छा लगने लगता है कहीं ना कहीं। और संक्रामक रोग यहाँ पर क्यों कहा है, मैं आपको बताती हूँ। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक से दूसरे को लग जाते हैं, जैसे सर्दी खांसी हो, है ना, इस तरह के रोग। तो अभी चिंता कैसा रोग हुआ, ये संक्रामक रोग कैसा हुआ, शायद आप ना मतलब अभी जब मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल, तो आप ना सोचने की कोशिश करना कि ऐसा कभी आपने भी देखा है कि अपने आजू बाजू तीन चार लेडीज या फिर तीन चार जेंट्स या मतलब मिलते हैं। ठीक है, और कभी कभी दोस्त भी, स्कूल के स्टूडेंट्स भी जब मिलते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि भाई एग्जाम चल रही है और उनका प्रिपरेशन चल रहा है। ठीक है, तो एक दो तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते ही है, तो वो आके बोलेगा अपने फ्रेंड ग्रुप में, एक आधा स्टूडेंट विद्यार्थी आएगा और बोलेगा ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये तो मैंने किया ही नहीं, इसको मेरे को बहुत चिंता हो रही है, इसका फॉर्मूला तो मुझे पता ही नहीं। दूसरा बोलेगा ये नहीं, इससे बड़ा तो ये वाला है, मैंने तो इसका कुछ भी नहीं किया। तीसरा बोलेगा अरे वो नहीं, और तीसरा भी ना वो भी वैसा ही है। तो मतलब तीनों ने क्या किया, डिफिकल्टी लेवल हर इसकी ना बढ़ाते गए, है ना। किसी ने, एक ने बोलने के बाद उसकी जो चिंता थी दूसरे को लग गई, दूसरे के तीसरे को लग गई। अच्छा, ये तो हो गई एग्जाम की बात। शायद वहां पर डिफिकल्टी लेवल मतलब चिंता करने वाली कोई बात भी होती है कि चलो एग्जाम है तो बच्चों को वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। औरतें क्या करती है, बड़ी मजेदार, एक से शुरू करेंगी, बोलेंगी दीदी कल ना मेरा ना सिर दर्द कर रहा था, तो दूसरी बोलेंगी अच्छा मेरा तो सिर भी दर्द कर रहा था, हाथ पैर भी दर्द कर रहे थे। वहां पे भी कंपटीशन देखो, होड़ लग जाती है कि किस तरह से तुम्हारी चिंता मेरी चिंता से छोटी है या मेरी बड़ी है। और चिंता ही नहीं, आजकल लोग अपने जो रोग है वो भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, और इसमें ही उनको ना बड़ा सुकून मिलता है कि हाँ
किसी तरह मैं बड़ी तो हूँ सबसे, तो सिर ही दर्द कर रहा था, हाथ पैर ही दर्द कर रहे थे, दूसरा बोलेगा ये तो कुछ नहीं, मुझे तो माइग्रेन है। तो मतलब वहां पर बात हो जाती है खत्म। अब माइग्रेन से आगे क्या बोलने वाला है कोई। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हो गया संक्रामक रोग जैसा, जैसे मतलब एक ने चिंता जताई तो दूसरे ने उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन, कुछ उपाय बताने से बेहतर क्या समझा कि अपनी भी चिंता उसमें डाल दी जाए और थोड़ी बढ़ाकर डाल दी जाए। तीसरे ने क्या किया, अपनी चिंता भी डाली डाली, बढ़ाकर भी डाली, और ऐसा मतलब उसने कोशिश की कि हाँ सबसे बड़ी तो हो कम से कम, है ना। तो मतलब चिंता भी है, संक्रामक रोग भी है, और उसमें भी सबकी ओर लगी हुई है कि मेरी चिंता बड़ी, मेरा जो ये है ना समस्या है ना वो सबसे बड़ी हो। तो इस तरह से कहते हैं गुरुदेव कि चिंता जो है वो इसमें जलते रहना जो है वो एक प्रकार का संक्रामक रोग बन चुका है। तो इसे इस बात से ना हम लोगों को हमेशा बचना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि आपने भी शायद ये बात जब मतलब लेडीज लोग बात करते तो आपने भी ये बात कभी ना कभी अनुभव की ही होंगी। तो चलो आगे पढ़ते हैं। चिंता एक प्रबल मनोव्याधि है। इससे मानसिक शक्तियों का नाश होता है और शरीर पर दूषित प्रभाव पड़ता है। इससे लोगों का मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य गिर जाता है। स्टॉप वरिंग एंड गेट वेल पुस्तक के विद्वान डॉक्टर एडवर्ड पोडोल्स्की ने अपनी पुस्तक में लिखा है, चिंता से हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, सर्दी जुकाम तथा बहुमूत्र आदि रोग हो जाते हैं। इस कारण इन रोगों से मुक्ति दिलाने वाले साधन प्रयोग में अवश्य लाने चाहिए। तो गुरुदेव ने एक पुस्तक का यहाँ पर जिक्र किया है, वो है स्टॉप वरिंग एंड गेट वेल। तो इस पुस्तक में इसके जो ऑथर है डॉक्टर एडवर्ड पोलोस्की, उन्होंने इसमें लिखने की मतलब लिखा हुआ है कि चिंता से किस किस तरह से रोग भी लोगों को हो सकते हैं। हमारा भी जो ज्ञान है पुराना वाला, उसमें भी ये बात बहुत जगह पर जैसे आयुर्वेद भी कही हुई है कि अगर हम किसी विशिष्ट तरह की चिंता करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर उन उन अवयवों पर, अंगों पर पड़ता रहता है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कि हृदय रोग भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, और इस तरह के बहुत सारे रोग भी इंसान को हो सकते हैं मात्र ओवर थिंकिंग, अति चिंता करने से। जैसे हमने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, और शायद जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो भी है वो भी कभी कभार कहते हैं कि आपको किसी हद तक के एक्सप्रेसिव होना चाहिए। मैंने पढ़ा है कहीं पर कि जो लोग, दिस इज एन एग्जांपल आई एम गिविंग, जो लोग अपनी मन की बात स्पष्ट तरीके से नहीं कह पाते हैं, या जो लोग जो अपना दुख बहुत सालों तक के, ये एक दो दिन या महीनों की बात नहीं होती, बहुत सालों तक के अपने मन में दबाए रखते हैं और किसी के पास कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ज्यादातर वक्त वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस वक्त ऐसे कंडीशन में उस पर्सन को, उस इंसान को थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है। तो देखो मतलब एक्सप्रेस करना मतलब बोलना, अगर कुछ चीज वो नहीं बोल पाता है, तो थायराइड जो है हमारी वो ग्लैंड होती है जो गले में होती है, ग्रंथि होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ सिक्रेशंस के लिए। तो इस तरह से मतलब बोलना हमारे गले से ही रिलेटेड है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं सही तरह से तो उसको गले का ही रिलेटेड है ना रोग होता है। तो इसी तरह से बहुत सारे रोग हैं जो हमारी कुछ विशिष्ट तरह की जो हमारी सोच है उससे रिलेटेड वो रोग होते रहते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। डॉक्टर एल्विश कैरल का कथन है कि जो लोग चिंताओं से छुटकारे का मार्ग नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। चिंता वास्तव में एक ऐसा रोग है जो अंदर ही अंदर जलाता रहता है और सारे रक्त मांस को जलाकर राख कर देता है। लोग समझते हैं कि उन्हें कोई शारीरिक व्याधि लग गई है, किंतु यह होता मानसिक चिंताओं के कारण ही है। इससे जीवन शक्ति का नाश हो जाता है, स्वास्थ्य गिर जाता है और मौत की स्थिति बनने में देर नहीं लगती। मानवीय विकास की सारी संभावनाएं भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर हमको बताया हुआ है कि चिंता से हमारी जीवनी शक्ति जो है उसका भी नाश मतलब होने लगता है। स्टूडेंट्स के बारे में मैं एक बात बताऊंगी, जब मैं भी स्टूडेंट थी
जब हमारी एग्जाम होती थी अगले दिन, या फिर अगर अब लेडीज या किसी जेंट्स की बात करें, तो अगर अगले दिन कोई बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, शादी है, कोई इवेंट है, तो और ये हम लोग पहली बार होस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक दिन पहले ना, एज अ स्टूडेंट भी हमने फेस किया है, देखा होगा, या शायद जैसे अनामिका है, प्रतीक्षा है, सानिका, इन लोगों ने भी कभी फेस किया होगा कि एक दिन पहले जब हमको सारी प्रिपरेशन करनी होती है एग्जाम की, भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल भूख मर जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ भी ना खाओ। और जब तक के एग्जाम को जाते जाते रहते, तब गला सूखने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है कि हम बहुत चिंता कर रहे हैं उस बारे में। ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ी चिंता कर रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि यू स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी है, जो हमको काम करने के लिए प्रवृत्त करता है। लेकिन हम जब ज्यादा करते हैं, तो हमारी जीवनी शक्ति जो है वो क्षीण होते जाती है, कम होते जाती है। इसके लिए हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि बहुत सारी डीप ब्रेथ ली जाए प्राणायाम के द्वारा, अच्छी से। और जो हमारी चिंता है, उसको बार बार सोचने की बजाय थोड़ा सा उस पर चिंतन करके उस पर काम किया जाए, है ना। सिर्फ सोचते भर रहने से तो कुछ होगा नहीं। सो इससे अच्छा है कि हम उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें, और हमारा काम भी उसके बाद अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से हमको अपनी जीवनी शक्ति भी सुरक्षित रखनी है। हाँ, चिंता रहित चिंताओं से मुक्ति पाने का सरल उपाय यह है कि सदैव काम करते रहे। दत्त चित्त होकर अपने काम में जुटे रहने से सारा ध्यान काम की सफलता पर चला जाता है। वही मैंने अभी आपको बताया कि चिंता करने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा काम हम अपने अपना करते रहना चाहिए। चित्त विविध अनुभवों में उलझा रहता है। जब तक अपना काम भली प्रकार पूरा ना हो जाए, या जब तक पूर्ण सफलता न मिल जाए, तब तक सारी मानसिक चेष्टाओं को उसी में लगाए रहेंगे, तो चिंताएं आप ही दूर भाग जाएंगी। अकर्मण्य बने रहने से ही अनावश्यक सोचने विचारने का समय निकलता है। कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। कोई काम न होगा तो चिंताएं आएंगी, बुरे बुरे विचार उठेंगे, और उनकी प्रतिक्रिया भी शरीर और मन पर होगी ही। इसलिए किसी न किसी हाल में हर समय लगे रहना आवश्यक है। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि चिंता को कम करने का एक उपाय है, ओवर थिंकिंग का एक उपाय है कि खुद को डिस्ट्रैक्ट करे, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करे। तो उस डिस्ट्रैक्शन का एक उपाय गुरुदेव ने यहाँ पर बताया, किस तरह से डिस्ट्रैक्ट करे, काम कर कर। कोई ऐसा काम जो कुछ मतलब आपकी चिंता को दूर करने के लिए मदद करेगा। जैसे अगर पेपर है, एग्जाम है, तो थोड़ा पढ़ ही लिया जाए, थोड़ी प्रैक्टिस ही कर ली जाए। सिर्फ बैठे रहने से, सिर्फ बार बार सोचते रहने से तो कुछ नहीं होगा। और उल्टा ये होगा कि जो पढ़ा है वो भी डर के मारे, चिंता के मारे में हम लोग भूलते जाएंगे। उससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा ना कोई फ्रूटफुल वर्क, जिससे हमें अच्छा लगे, ऐसा वर्क हमारे दिमाग को मतलब डिस्ट्रैक्ट करके हमें काम करते रहना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर, ये तो हम सबको ये जो है प्रोवर्ब वो पता है। तो खाली दिमाग शैतान का घर मतलब ऐसा दिमाग, या ऐसा, हाँ, ऐसा ही दिमाग मतलब जो लोग जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। अब बड़ा तो बात की बात है, अभी छोटा वाला भी, कि अभी करने के लिए कुछ काम है ही नहीं, आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ऐसा पर्सन क्या करेगा, खाली बैठा रहेगा और उठ पटांग सी बातें सोचते रहेगा ज्यादा। और ऐसे वक्त में बहुत ही कम 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छे विचार को लेकर उसके ऊपर विचार चिंतन करते रहते हैं। और 98% तो लोग ऐसे होते हैं कि एक डायरेक्शन में जाते हैं, जाते जाते फिर उनको कुछ ना कुछ लोग याद आते हैं, फिर लोगों के बाद उनकी बुराइयां याद आती है। उसके बाद उनके घर में गए थे, कार्यक्रम हुआ था, तो वहां पर ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसे करते करते हम कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। मतलब जो खाली टाइम में जो वक्त हमने किसी अच्छे काम में लगाना चाहिए था, अगर सोचना भी है तो ध्यान साधना मेडिटेशन ये करके भी वो वक्त हमें हम यूज कर सकते थे। उससे छोड़कर हम किसी फालतू ही चीजों में लग जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम सबको पता होगा, घर का तो नहीं दूंगी, लेकिन सीरियल्स जो होते हैं, सीरियल में आपने देखा होगा, एक सबसे बूढ़ी
सास ही होती है बुरी दिखाने के लिए सीरियल में। तो सास बेचारी जो खाली बैठी रहती है, वो सास कभी बुरी नहीं दिखाते, जो कुछ ना कुछ अपनी बहू की मदद करती रहती है, अपने नाती पोतों का ध्यान रखते रहते मतलब रखती है। वो सास हमेशा अच्छी होती है। लेकिन जो खाली बैठी रहती है एक जगह पर बिल्कुल, और सबको हिटलर के जैसे, है ना, इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है। और जब वो नहीं बोलती है उस वक्त वो सोचते रहती है, और टीवी में सोच भी उसकी इतनी क्लियरली बताते हैं कि वो क्या क्या सोचते रहती है। वो सारी चीजें हमको मतलब सुनाई देती है एक्चुअली। तो उस वक्त की जो सोच होती है ना, वो बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है कि अच्छी होती है। तो वो बुरी ही सोच होती है, और इस तरह की बुरी सोच जब इंसान बार 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 करते रहता है, तो ये दूसरों को ही नहीं, खुद को भी अंदर से बहुत मतलब जलाने जैसा काम कर देती है। तो ऐसी सोचते से और ऐसे वक्त से हमको खुद को बचाना जरूर चाहिए। आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि हमें किसी न किसी काम में हर समय लगे रहना आवश्यक है। यह देखा जाता है कि लोग बीती हुई घटनाओं की भयंकर कल्पना में अपनी शक्ति और समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। जो हो चुका है वह वापस लौटने का नहीं, फिर उस पर अकारण विलाप करने से क्या फायदा। जो हो गया उसे भूलकर भविष्य के सुखद परिणामों की प्राप्ति के लिए एकांत मन से लगे रहना ही श्रेयस्कर होता है। इसी प्रकार आने वाली घटनाओं से संघर्ष करने के लिए उत्साह पैदा कीजिए। देखिए आपकी शक्ति भी कितनी प्रबल है। देखिए हमको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टास्क हो, काम हो, उसके लिए हमें पूरे उत्साह के साथ जुटने के लिए गुरुदेव ने कहा है। जब हम उत्साह के साथ जुटते हैं तो वो उत्साह भी संक्रामक संक्रामक होता है, जैसे चिंता होती है। तो अगर संक्रामक बनाना ही है तो उत्साह को बनाएंगे, है ना। हम में इतना उत्साह होना चाहिए कि मेरे बाजू में जो बैठी है कि चलो दीदी ये काम करते हैं। और मैंने ये चीज प्रज्ञापीठ में बहुत देखी हुई है कि जब एक वो कार्यकर्ता वहां से उठ खड़ी होती है और कि चलो दीदी काम करते हैं, ऐसा बोलते ही दूसरी फटाक से उठकर उनके मदद के लिए चली आती है। तो क्यों ना संक्रामक बनाना ही है तो हम उत्साह को बनाए, ना कि चिंता को। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। हिटलर कहा करता था, अच्छे से अच्छे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और खराब से खराब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे अकारण उठने वाली चिंताओं से छुटकारा मिलता है। एक पहलवान की इच्छा थी कि वह दूसरे को पछाड़ेगा। इस आशा में उसने स्वास्थ्य का निर्माण किया, वर्षों तक दंड बैठक का अभ्यास किया, शक्तिवर्धक पौष्टिक आहार जुटाया, तब कहीं जाकर दूसरे पहलवान से कुश्ती लड़ने के योग्य हुआ। फिर भी दाव पेच न बन पड़े और कुश्ती में हार गया। इससे यह नहीं माना जा सकता कि उसका श्रम व्यर्थ गया। उसके परिणाम तो सुंदर स्वास्थ्य और आरोग्य रूप में उसे मिले ही। इसके लिए आने वाले भयंकर परिणामों के प्रति पहले से साहस पैदा करना चाहिए, ताकि बुरी परिणाम की दुश्चिंता से बचे रहे। सुखद कल्पना के सत्परिणाम तो आपको मिलेंगे ही, उनसे आपको कोई वंचित ना कर सकेगा। जैसा गुरुदेव ने लिखा है कि हिटलर कहता था कि अच्छे से अच्छे भविष्य की कल्पना करनी चाहिए और खराब से खराब परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात मैंने अंग्रेजी में भी सुनी थी कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। तो जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है पहलवान का, तो उसने क्या किया, उसको जीतना था, उसने तैयारी जीतने के लिए की थी पूरी की पूरी। ठीक है, लेकिन और उसने जीतने के लिए मेहनत भी की थी, लेकिन वो जीत नहीं पाया। ठीक है, सो व्हाट ही वाज डूइंग, तो वो क्या कर रहा था कि सबसे अच्छे परिणामों के लिए जो था जीत, उसके लिए वो तैयारी कर रहा था। और लेकिन उसने खुद को मानसिक रीत्या इस बात के लिए भी तैयार करके रखा था कि अगर मैं हार गया तो क्या हुआ, एक्चुअल जो उनकी कुश्ती उसमें तो वो हार गया, लेकिन हारने के बाद भी उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। और दूसरी चीज, जो उसने इतनी तैयारी की थी वो भी व्यर्थ नहीं गई। उसको उससे सुंदर स्वास्थ्य और आरोग्य दोनों चीजें तो मिल गई। ठीक है, तो हो सकता है कि अगली बार जब वो और कोशिश करे तो जरूर जीत जाए। और ये बात भी है कि हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने तो पूरी कोशिश की, फिर हम जीते क्यों नहीं, एक बार दो बार। लेकिन पता है हमको सिर्फ एक ही साइड पता होती है इस जीत की। कौन सी पता है, हमारी साइड। हमने क्या किया ये तो हमको पता होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमारा अपोनेंट जो है, हमारे साथ में जो लड़ रहा है,
उसने क्या तैयारी की हुई है। अगर हमने 10 घंटे पढ़ाई करके पेपर सॉल्व करने के लिए गए हैं और हम चाहते हैं कि हम टॉप करें, बिल्कुल हमको ये सोचना बहुत सही बात है। लेकिन अगर नहीं टॉप करते तो आपको पता है कि जो आपका दूसरा जो अपोनेंट है, मतलब जो आपसे लड़ रहा है, उसने 12 घंटे की तैयारी की हुई होती है। जब ये बात आपको पता चलेगी ना कि सामने वाले की तैयारी भी मुझसे ज्यादा थी और इसीलिए वो जीता, तब आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग अगर तैयारी करेंगे तो कभी भी जो बुरा रिजल्ट है उसके लिए, उसके बारे में हमें कभी भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब हमारे अगर फेवर में कोई रिजल्ट नहीं रहा तो हमें बुरा नहीं लगेगा। तो बात यह है कि सुखद कल्पना के सत्परिणाम तो आपको मिलेंगे ही, और उनसे आपको कोई वंचित नहीं कर सकेगा। अकारण चिंतित रहने का एक कारण यह भी है कि लोग बिना सोचे समझे किसी बात की पूर्ण सफलता का निर्णय कर लेते हैं। यह निर्णय आपके पक्ष में आए ही, इसके लिए श्रम, उद्योग और चतुराई भी अपेक्षित थी। फिर यदि परिस्थितियां नहीं बन पड़ी तो भी अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बाधा आ सकती है, विपरीत परिणाम भी उपस्थित हो सकता है। ऐसे समय प्राय लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं और शोक संताप करके बैठे बैठे चिंता या पश्चाताप करते रहते हैं, बार बार अपनी असफलता पर ही दुख होता है। इसीलिए पहले से ही पूर्व सफलता का निर्णय कर लेने की भूल ना करें। वरन यदि परिस्थिति वश असफलता का सामना करना पड़े तो उसे भी सदैव तैयार रहना चाहिए। यही बात मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रही थी कि हमें तैयारी तो पूरी की पूरी करनी है, लेकिन हमें ये बात भी सोचना है कि चलो अगर नहीं हुआ ये बात सही, ठीक है, आज मुझे स्वाध्याय लेना है, मुझे पूरा अपना 100% देना है, इसके लिए मैंने पढ़ लिया, उदाहरण सोच लिए, सब बोल दिया, लेकिन वक्त पर कुछ बातें नहीं मैं बता पाई, तो ये बात सोचकर कि अरे मैं अच्छे से नहीं कर पाई, मुझे दूसरे दिन के लिए ये तैयारी करनी चाहिए कि आगे मैं क्या कर सकती हूँ, क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो ऐसा जब मेरे साथ हुआ तब मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख कर ही रख देते हैं, है ना, क्योंकि वक्त पर अगर याद नहीं आए तो इस तरह से हमको अपनी ही समस्या का समाधान धीरे धीरे सोचना होगा, जिससे हम अपना ही जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा कर सके, ठीक कर सके। ठीक है। तो अगर परिस्थितिवश असफलता का सामना करना पड़े तो उसके लिए भी सदैव तैयार रहना चाहिए। परिस्थितिवश यदि ऐसी कोई विपरीत घटना जीवन में घटित होती है तो आप अपने मित्रों, शुभचिंतकों और समझदार लोगों से इस विषय में विचार विमर्श कीजिए। इससे संभव है आपकी कठिनाइयों का दूसरा हल भी निकल सके। देखिए ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है हमारे लिए, अच्छा सुझाव है कि अगर हमारे पास कोई समस्या है जो हम सोच रहे हैं कि हमसे नहीं सुलझ सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। बच्चे बड़ों से और बड़े अपने मित्रों और शुभचिंतकों से इस बारे में राय जरूर ले सकते हैं। इससे संभव है आपकी कठिनाइयों का कोई दूसरा हल निकल सके। किंतु यदि यह अच्छी प्रकार समझ लिया गया है कि यह कठिनाई घटती या मिटती दिखाई ना पड़े तो भी उद्विग्न न हो, तब मानसिक शांति के लिए उस चिंता के विषय से चित्त हटाकर अपना ध्यान किसी दूसरे विषय में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब आपको कभी इसका सॉल्यूशन ही किसी चिंता का नहीं मिल रहा है, कि नहीं ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तो उस वक्त गुरुदेव क्या कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हमें उस चिंता से उभरने के लिए थोड़ी देर के लिए हमारे दिमाग को, जो हमने कहा था डिस्ट्रैक्शन, दूसरी जगह हम हमें उसको हमारे दिमाग को लगाना है जो उस समस्या से अलग है। ठीक है, कुछ देर के लिए, ताकि हमारा जो दिमाग है वो शांत हो सके, और एक बार वो शांत हो गया कि फिर से हम शांति से उस बात पर, फिर से हमारी समस्या पर हम सोच विचार कर सकते हैं। किसी के प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो यह संकट ऐसा है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है, पर चिंता करने के दुष्परिणामों से बचने के लिए कोई ऐसा रचनात्मक उपाय प्रयोग में ला सकते हैं जिससे शोक का वातावरण बदल जाए और चित्त अशांत रहने की अपेक्षा किसी संतोष दे सकने वाले काम में लग जाए। किसी की रुचि धार्मिक कथा साहित्य में होती है, उन्हें गीता, रामायण आदि किसी पुस्तक के स्वाध्याय से अंतःकरण की तुष्टि करनी चाहिए। जिन्हें प्राकृतिक जीवन प्यारा लगता है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ दिन तक कहीं तीर्थ यात्रा आदि में समय बिताए।
अपनी रुचि के अनुसार अपनी शांति प्राप्त करने के प्रयत्न करें, तो कोई साधन ऐसे बन जाएंगे जिससे चिंताजनक परिस्थिति में भी अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। तो चिंता से उभरने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस गुरुदेव ने बताए हैं कि हमारे दिमाग को किसी ऐसे काम में लगाना होगा जो हमारी समस्या से अलग है। आप गीता रामायण पढ़ सकते हैं, कथा साहित्य पढ़ सकते हैं, किसी जगह पर अगर आप चाहते हो तो थोड़ी दिनों के लिए घूम कर आ सकते हैं। ठीक है। अपनी रुचि के अनुसार हम अपनी शांति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, और इसके लिए कोई ना कोई साधन भी हमें जुटा लेना चाहिए, ताकि हमारी जो चिंताजनक परिस्थिति उस वक्त के लिए बनी हुई है वो उससे हमारा ध्यान किसी और लग जाए, हमारा दिमाग जो है वो शांत हो, और हमारा मानसिक संतुलन भी फिर से वापस आ सके, जिससे हम अपनी चिंता पर फिर से सोच विचार कर सकेंगे। जैसे गुरुदेव ने कहा था, चिंता एक संक्रामक रोग है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो उसकी निराशा के तत्व खींचकर हम भी निरुत्साहित होने लगते हैं। ऐसे ही लोग सदैव भाग्य को दोष देते रहते हैं। हम अभागे हैं, हमारा जीवन तो निरर्थक गया, घर न बनवा सके, जायदाद न खरीद पाए, हम पर परमात्मा नाखुश है, आदि निराशाजनक भावनाओं से वे अपना भाग्य को बिगाड़ते ही अपने संपर्क में आने वालों का भी भविष्य अंधकार में कर देते हैं। तो कुछ लोगों की ना आदत ही होती है, हर चीज को वो निगेटिवली देते हैं, लेते रहते हैं। किसी काम की शुरुआत करे तो पहले ही बोल देंगे, नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे करेंगे। हाँ, काम कठिन हो सकते हैं, लेकिन जब हम उस काम को छोटे छोटे भाग में उसको हम जब डिवाइड कर लेते हैं, और उसकी जिम्मेदारी, अगर बहुत बड़ा काम है तो उस बड़े काम की जिम्मेदारी हम छोटी छोटी जिम्मेदारी कर कर एक एक अगर लोगों को दी जाती है, तो सब मिलकर जब काम करते हैं तो वो बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है ना। लेकिन सिर्फ बड़ा काम है या हो नहीं सकता ऐसा बोलकर हम सिर्फ शांति से बैठ जाए, तो ये तो गलत बात है। गुरुदेव तो हमें हमेशा कहते हैं कि सबको उत्साह पूर्वक काम में लग जाना चाहिए, जिस तरह से हम सब लोग मिशन के काम में लग गए हैं ना। ठीक है, तो अभी हमारा ये थोड़ा सा ही खत्म कर लेते हैं हम इसको। ठीक है। तो तो हमको अच्छी बातों को सोचकर और उत्साहित रहकर अपने भविष्य को अंधकार में होने से बचाना जरूर चाहिए। आप सुंदर भविष्य की कल्पना कीजिए, अधिक योग्य, चरित्रवान, स्वस्थ और आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनने की अनेकों नई नई योजनाएं बनाइए, और अपनी परिस्थितियों का उसके साथ मेल होने दीजिए। कोई ना कोई योजना जरूर ऐसी आएगी जो आपके विकास में सहायक बनेगी। महापुरुष ईसा ने कहा है, कल के लिए चिंता मत करो, वरन सुनियोजित प्रयत्न करो, ताकि आपका कल अधिक सुनहरा हो। अच्छे चिंतन से संग्रहित सांसारिक अनुभवों के सहारे अधिक उत्साहपूर्वक कार्य करने की शक्ति जागृत होती है। पश्चाताप और आत्मग्लानि की दुश्चिंता से कार्यनिष्ठा, साहस और शक्ति कुशलता का नाश होता है। आप सदैव इनसे बचने का प्रयत्न कीजिए। जीवन के प्रति आशंकापूर्व भावनाएं कदापि ना करें। सदैव भविष्य के मंगलमय होने की कल्पना किया करें, इसी में सुख, शांति और श्रेय है। तो यहाँ पर गुरुदेव हमें बहुत ही पॉजिटिव होने की बात कह रहे हैं कि दिक्कतों से डरना नहीं है, समस्याओं से लड़ने की ताकत हमको खुद में भी जगानी है, और हमारे आजू बाजू के लोग जो है उनमें भी जगानी है। ना कि चिंता कर खुद भी चिंताग्रस्त हो जाए और संक्रमित रोग की तरह औरों को भी देते रहे, है ना। तो हम ये जब पूरी पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो आप लोग भी मतलब ध्यान दिया कीजिए कि कुछ कुछ चीजें ना बहुत हम अपने जीवन से ना रिलेट करते हैं। तो आप ध्यान देकर अगर देखेंगे कि उस वक्त हमने इस तरह से इस बात पर रिएक्ट किया था, तो आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए हम ये सारी किताबें पढ़ रहे हैं ताकि हम खुद में सुधार कर सके। अम, अनामिका दीदी, कितना वक्त रह गया है? तो मैं आशा करती तीन हूँ। मिनट 3 मिनट। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको जो भी हम आज डिस्कस कर रहे थे वो सब बातें समझ में आ गई होगी। जब इसका पूरा संक्षेप में बताया जाएगा तभी
हम फिर से इसको समझ लेंगे। और सच में जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, आप खुद को वो बातें, मतलब आपके लाइफ में अगर कभी हुई है तो जो हो गई उसके बारे में सोचना तो नहीं है, लेकिन समझ लेना है कि ये गलतियां हुई है, उसको हम आगे जाके किस तरह से सुधार सकते हैं। हम शांति पाठ कर लेते हैं, शायद 2 ही मिनट बचे हैं। उसके बाद अगर कुछ होगा तो हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन। अगर कुछ दिक्कत वगैरह है तो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, सोमवार के। ठीक है। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कल संडे है तो हाँ। सुबह 8:30 बजे ऑफलाइन स्वाध्याय रहता है। हम्म। आप सब आपका प्रयास कीजिए। और वैसे तो अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, पर धीरे धीरे हम सब जुड़ जाएंगे। सुबह 8:30 बजे है। और कल ना 12:30 से श्रमदान भी है और सुबह 8:30 बजे स्वाध्याय भी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपना योगदान जरूर दें। आप सब तक मैसेज पहुंच जाएगा आज। 12:30 बजे श्रमदान और सुबह 8:30 बजे ऑफलाइन स्वाध्याय होगा कल। ठीक है, आई थिंक हमारी मीटिंग हो गई है, अभी हम उसको लीव कर सकते हैं। धन्यवाद।